हेलो बच्चों, आप सभी को जय हिंद। आज हमारा नीट लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज दूसरी लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, कल मैं पढ़ाया था कि जीवाणु को एनिमलक्यूल्स बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा कि एनिमलक्यूल्स केवल जीवाणु को नहीं बोलते। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हो, जिसको केवल सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं, उसको एनिमलक्यूल बोला गया। ठीक है बच्चों, उसको लियोनहॉक ने एनिमलक्यूल बोला। जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु, ये सब एनिमलक्यूल्स हैं। शुक्राणु एनिमलक्यूल उसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारे शरीर का ही हिस्सा है, रक्त भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए इसको एनिमलक्यूल नहीं बोलेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, जीवाणु, ये सारे के सारे एनिमलक्यूल्स कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कोशिका का समग्र अवलोकन। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका की साइज कितनी होती हैं, कितने तरह की कोशिकाएं होती हैं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। सबसे पहली चीज है, इसमें एक नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, यदि हम कोई कोशिका देखते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो हमें कोशिका की संरचना में पादप कोशिका, जंतु कोशिका और बैक्टीरिया कोशिका, इस सारे कोशिका को एक साथ मिला के उन सभी में क्या क्या पाया जाता है, इस सब की मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मात्र एक ओवरव्यू है। डिटेल में इसका अध्ययन बाद में करते जाएंगे, एक एक टॉपिक आता जाएगा, उसका अध्ययन करते जाएंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए, कोशिका की संरचना में सबसे पहली चीज होती है कोशिका आवरण। जैसे कोई भी कोशिका होता है ना, उसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है, इसी को कोशिका आवरण के नाम से जाना जाता है। यही होता है कोशिका आवरण। कोशिका आवरण इसी को कहते हैं। ये कोशिका आवरण जो होता है, सेल बाउंड्री जो होती हैं, ये तीन तरह की होती है। एक तो होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति, और एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका झिल्ली सभी तरह की कोशिकाएं में पाई जाएंगी, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे बैक्टीरिया की कोशिका हो, सभी तरह की कोशिकाएं में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। कोशिका भित्ति पादप कोशिका तथा बैक्टीरिया की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। ग्लाइकोकैलिक्स केवल बैक्टीरिया की कोशिका में पाई जाएगी। ये बात क्लियर हुआ? डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज आता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जानने से पहले जानते हैं केंद्रक क्या होता है। कोशिका के बीच में एक सघन संरचना पाई जाती है। सघन संरचना पाई जाती है। ये झिल्ली युक्त भी हो सकती है और झिल्ली रहित भी हो सकती है। ठीक है, ये झिल्ली में बना रहा हूं। इसमें क्या है? ये झिल्ली है। झिल्ली में जगह जगह पर कहीं कहीं छिद्र होता है, ये छिद्र है। ये झिल्ली युक्त भी हो सकती है, झिल्ली रहित भी हो सकती है, इससे अभी मतलब नहीं हम लोगों को। तो कोशिका के केंद्र में एक सघन संरचना होती है, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव क्या होता है? तो केंद्रक और कोशिका आवरण के बीच का जो आयतन होता है ना, ये आयतन देख रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे आयतन, यहाँ मैं इसे यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ। ये जो आयतन हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य बोलेंगे। ये हमारा कहलाता है कोशिका द्रव्य। क्लियर है? ये हो गया हमारा केंद्रक। ओके,
अब देखते हैं कोशिका द्रव में क्या होता है। कोशिका द्रव जब हम ध्यान से देखेंगे, कोशिका द्रव को हम निकाल के देखेंगे तो हमें मुख्य रूप से दो तरह की संरचनाएं पाई जाएगी। एक तो लिक्विड पाथ वाला भाग होगा, लिक्विड यानी द्रव वाला भाग, जिसको साइटोसोल बोल दिया जाएगा। जो लिक्विड भाग होगा उसको साइटोसोल बोल दिया जाएगा। और दूसरा भाग होगा, इसमें छोटे छोटे कोशिकांग होंगे, छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाएगी, जिसको कोशिकांग बोल देंगे। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाएंगी, ठीक है, उसी को हम लोग कोशिकांग बोल देंगे। कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी? सूत्र कणिकाएं पाई जाएंगी, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। लॉक पाई जाएंगे, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। रसधानी पाई जाएंगी, अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाएगी, गल्जिकाएं पाई जाएंगी, लहनकाएं पाई जाएगी, जिसको लाइसोजोम बोलते हैं, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सूक्ष्मकाएं पाई जाएगी, पक्षमाभ एवं कशाभिका पाई जाएंगी, राइबोसोम पाई जाएंगी, तारकाएं एवं तारकेंद्र पाई जाएंगी। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी कुछ पाया जा सकता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ, भोजन, कुछ आयन, ये सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम लोगों ने देखा एक बार कोशिका का संरचना देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि इस धरती पर कितने प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं या कितने प्रकार के जीव होते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार के जीव बनते हैं, ठीक। तो इसमें पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब बहुत पुरानी कोशिका, जो शुरू में जब जीव बन रहे थे तो सबसे पहले जो जीव बने उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल दिया गया। अच्छा, जो जीव बाद में बने, जो यू मतलब ट्रू, जो सच में कोशिका है, कोशिका के सारा गुण उसमें पाया जाता है, उसको यूकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। क्लियर है? इस सब का डेफिनेशन लिखाया जाएगा। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो किंगडम आता है उसको, या इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल होता है मोनेरा। अब ये मोनेरा क्या होता है? तो मोनेरा बच्चों एक तरह का किंगडम होता है। जब हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मोनेरा, ठीक है। उसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिका होता है, उसका एग्जाम्पल होता है प्रोटिस्टा, कवक, पादप। पादप में आपका शैवाल भी आ जाएगा, शैवाल को पादप में ही रखा जाता है। उसके बाद जंतु, सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका शैवाल होते हैं, सॉरी, ये सारे के सारे जितने में नाम बताया ये सारे यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं। क्लियर है? एक्चुअली में ये जो मैं नाम लिखा हूं ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सारे के सारे 5 किंगडम, जो हम 5 किंगडम पढ़ते हैं वर्गीकरण में, वही 5 किंगडम है। ये याद रहे या याद नहीं रहे इससे कोई मतलब नहीं है, अभी ये बाद में चीजें समझ में आएंगी। बस इतना जान लो, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है, यूकैरियोटिक में सारे के सारे चारों ग्रुप आते हैं। अच्छा, मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है यू बैक्टीरिया, दूसरा को बोला जाता है आर्किया। अब यू बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है, आर्किया क्यों बोला जाता है, इसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जब पहला चैप्टर 11वीं कक्षा का अध्याय 1 पढ़ा जाएगा, उसमें ये चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद ये जितने भी 4 ग्रुप है अलग अलग, इसको यूकैरिया बोला जाता है। इसको यूकैरिया क्यों बोला जाता है, इसके बारे में भी वहां पे चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है ना, ये प्रोकैरियोटिक के बारे में है, और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है और कोई कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जितने होंगे उनमें झिल्ली यू केंद्रक नहीं होगा। मैं बताया था ना, केंद्रक में झिल्ली पाया जाता। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को बताया था
बच्चों ये जो केंद्रक है, इसका केंद्रक का ये झिल्ली है। यदि केंद्रक में झिल्ली पाया गया तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होगा, वो क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका होगा। और केंद्रक में झिल्ली नहीं पाया जाएगा, झिल्ली नहीं पाया जाएगा मतलब एक केंद्रक हो गया बस, ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई झिल्ली नहीं रहेगा। इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। बोलेंगे इसमें कोशिकांग का अभाव होता है। हम लोगों ने पीछे जितने भी कोशिकांग पढ़े हैं ना, ये सारा का सारा कोशिकांग, ये सारा का सारा कोशिकांग उसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक तरह का कोशिकांग पाया जाता है, 70S राइबोसोम बोलते हैं उसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनरली कोशिकांग का अभाव होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा कोशिकांग पाया जाएगा जिसका नाम है 70S राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक में कोशिकांग तो पाए जाएंगे, उसके अलावा जो राइबोसोम पाया जाएगा वो दो तरह का पाया जाएगा, 70S और 80S राइबोसोम। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, सर 70S और 80S राइबोसोम क्या है? ये 70S और 80S राइबोसोम की कहानी जब हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे बाद में, आज से 5-7 दिन के बाद, तब मैं बताऊंगा कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हम जब देते हैं तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और चीज हो सकती हैं प्रोकैरियोटिक, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा इसको, बस ये थोड़ा सा याद रखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीला हरा शैवाल इसको बोलते हैं। भले इसके नाम में शैवाल लगा है, आप लोग कहिएगा सर एल्गी मतलब शैवाल होता है, शैवाल तो पादप में आता है। नहीं बच्चों, ये ना ब्लू ग्रीन एल्गी एकदम एल्गी जैसा दिखता है, पर ये एल्गी होता नहीं है, बैक्टीरिया होता है। क्यों होता है बैक्टीरिया? क्योंकि इसमें कोशिकांग नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बैक्टीरिया बोल देंगे या प्रोकैरियोटिक का ग्रुप बोल देंगे। क्लियर है? चलिए, इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा? इसका एग्जाम्पल देखो ना, जितने कवक हैं, जितने पादप हैं, जितने जंतु हैं, प्रोटिस्टा जितने हैं, प्रोटिस्टा का मतलब यहाँ पे आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे कोई डाउट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक बच्चों, थोड़ा सा पीछे एक चीज मैं बताना भूल गया, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें जितनी संरचनाएं हैं ना, इस संरचनाएं को ध्यान से देखना। ये सारे के सारे कोशिकांग है, तो कोशिकांग में ये जो दो कोशिकांग है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जैसे केंद्रक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक भी होता है ना, इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली का मतलब क्या? झिल्ली का दो गो लेयर, ये जो कोशिकांग है ना, ये झिल्ली के दो गो लेयर से घिरा होगा, उसी को दोहरी झिल्ली हम लोग बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से लेके बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक एक झिल्ली वाली होती है, मतलब ये जो संरचनाएं होंगी ना, एक झिल्ली इसमें पाई जाएगी, एक झिल्ली से घिरी हुई होंगी। ये सारे कोशिकांग की मैं बात बोल रहा हूँ, केंद्रक भी एक तरह का कोशिकांग ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो संरचनाएं होंगी ना, राइबोसोम तारकाएं एवं तारक केंद्र, ये झिल्ली रहित होंगी। ये जो चीज मैं बताया हूँ ना,
ये तो मेडिकल के एग्जाम में आता ही आता है। जनरली कोई कंपटीशन होता है, एसएससी का कंपटीशन हो गया, चाहे टीचर वाला कंपटीशन हो गया, या कोई भी कंपटीशन होता है जनरल कंपटीशन, उसमें भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन उसमें रहेगा, तो जहाँ राइबोसोम दिख जाए, चाहे तारक या तारक के केंद्र दिख जाए, बोल दीजिएगा इसमें झिल्ली रहित संरचनाएं होती हैं यही। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बच्चों देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं पादप कोशिका की और जंतु कोशिका की। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जनरली इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कवक के बारे में और चाहे प्रोटिस्टा के बारे में ज़्यादा डिटेल अध्ययन बाद में किया जाएगा यूनिट 1 में। ठीक, अब भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद कल के क्लास में जो प्रोकैरियोटिक था, बैक्टीरिया था, उस कोशिका के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो संरचना आपको दिख रहा है ये पादप कोशिका है। ठीक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मार्कर ले लेता हूँ जो क्लियर आपको दिखाई दे, विजिबल हो। ये पादप कोशिका है और ये है जंतु कोशिका। अब मैं जितने चीजें मैंने लिखा था पिछली स्लाइड में, वो सारी चीजें यहाँ पर देखो मिलेगा। पादप कोशिका है तो पादप कोशिका का जो बाहर का जो लेयर है ना, बाहर का ये लेयर, इसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। अंदर के लेयर को कोशिका झिल्ली बोला जाता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 2 लेयर पाया जाता है पादप में, एक बाहर के तरफ कोशिका भित्ति, अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली। यहाँ पर देखो, ये केंद्रक है, ये जो संरचना है ना, ये संरचना ये केंद्रक है, ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक में देखो, केंद्रक आवरण यानी केंद्रक झिल्ली भी दिया हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है। जब केंद्रक पढ़ाएंगे ते भी बताएंगे। ये केंद्रक उपकरण है। केंद्रक उपकरण किसको बोल रहा है? गोल्जी बॉडी को केंद्रक उपकरण बोल रहा है, जिसको हम लोग गल्जी काय बोले थे। ठीक, ये अंतःपरदवी जलिका होती है, 2 तरह की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखो, ये लयनकाय होती है, राइबोसोम, सॉरी लाइसोसोम, राइबोसोम नहीं है। ये सूक्ष्म नलिका एक्टिन तंतु मध्यवर्ती तंतु की जो संरचना दिया हुआ है, मध्यवर्ती तंतु ये वाला है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ये वाला संरचना मध्यवर्ती तंतु है। तो ये जब हम लोग उसको पढ़ेंगे ना, सेंट्रियोल वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फ्लैजिला पढ़ेंगे और सिलिया पढ़ेंगे, तो इसके बारे में यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम पढ़ा जाएगा, बताऊंगा मैं। क्लियर है? ये रसधानी होता है, इतना बड़ा रसधानी है, देखो ये सूक्ष्म कणिका है, ये राइबोसोम है, ये हरित लॉक है, कोशिका द्रव, ये जो एरिया है ना, ये कोशिका द्रव है जी। इसी कोशिका द्रव में सारे के सारे कोशिकांग बिखरे पड़े रहते हैं। ये जो एरिया जितना दिख रहा है ना, एरिया ये केंद्रक के अलावा जो भी एरिया है सभी को कोशिका द्रव बोला जाता है। कोशिका द्रव में ही सारे के सारे बिखरे रहते हैं। प्रोक्सीजोम, प्रोक्सीजोम के बारे में मैं वहाँ पे नहीं बताया हूँ, लेकिन प्रोक्सीजोम भी पाया जाता है। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को ये जो जंतु कोशिका की जो संरचना है, इसको याद करना पड़ेगा। जानते हो क्या करता है एग्जाम में? ये सब मिटका देगा, यहाँ पर ए बी सी डी लिख देगा, बोलेगा पहचानो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आप लोग को पहचानने आना चाहिए, इसलिए इसकी संरचना बनाकर या आप लोग इसको देख लेना कि कौन सी संरचना क्या है। ठीक, इसको जीव द्रव तंतु बोलते हैं, यानी प्लाज्मोडेस्टिमेटा बोला जाता है। ऐसा छिद्र होता है, इससे पाइप निकली रहती है जो दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई रहती है। क्लियर है? अब उसी तरह से ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में देखोगे यहाँ पर 2 लेयर नहीं है, एक ही लेयर है। यहाँ पर स्पष्ट 2 लेयर अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पर एक ही लेयर है, थोड़ा मोटा लेयर बनाया है। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या जीव द्रव झिल्ली उसी को बोला जाता है। बाकी सारी संरचनाएं जो इसमें था इसमें भी मिलेगा। क्या क्या छोड़ के? तो बच्चों, जंतु कोशिका में क्या नहीं मिलेगा? बड़ी रसधानी नहीं मिलेगा, जंतु कोशिका में हरित लॉक नहीं मिलेगा। ठीक है? उसी तरह से
पादप कोशिका में आपको तारककाय मिलेगा, सॉरी जंतु कोशिका में आपको तारककाय मिलेगा, और पादप कोशिका में कहीं भी तारककाय आपको नहीं मिलेगा। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका के कुछ अंतर भी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अब कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, इस बातों को हम लोग देखते हैं। क्या लिखी हुई है बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखी हुई है पादप कोशिका का बाहरी सतह कोशिका भित्ति होता है। देख रहे हो, बाहरी सतह है ना, ये बाहरी सतह एक कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिका के तरफ केवल एक झिल्ली होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं कि झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे के झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति सबसे बाहर होगा और उसके अंदर कोशिका झिल्ली होगा। ये बात मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है सर? वही तो बता रहे हैं, देखो क्या दिया हुआ है। देखो, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है। अच्छा, झिल्ली युक्त संरचना किसकी बात कर रहा है? यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है, पादप अथवा जंतु में, जिसको केंद्रक कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के भीतर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोजोम बोलते हैं। क्रोमोजोम। अरे क्रोमोजोम का आप लोगों ने संरचना देखी हुई है, देखिए ऐसे बनता है क्रोमोजोम। इसी संरचना देखिए क्रोमोजोम है। अच्छा, इसी क्रोमोजोम में डीएनए भी उपस्थित होता है। डीएनए ही क्रोमोजोम बनाता है। डीएनए कुछ प्रोटीन मिलकर क्रोमोजोम बनाते हैं। इसी क्रोमोजोम में डीएनए होता है और डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। अनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए अनुवांशिक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? डीएनए में। डीएनए कहाँ होता है? गुणसूत्र में। या गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक में। इसका मतलब है कि अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में उपस्थित होता है। क्लियर है? दूसरी बात देखो ना, लिख रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है, जो पहले ही बता दिया हूं। जब झिल्ली युक्त केंद्रक होगा तो कोशिका यूकेरियोटिक होगा, और झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होगा तो कोशिका प्रोकैरियोटिक होगा। क्लियर है? अब देखो, कोशिका यूकेरियोटिक हो चाहे कोशिका प्रोकैरियोटिक हो, उनमें आयतन से घिरे हुए एक जगह मिलता है जिसको कोशिका द्रव कहा जाता है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। ये वाला बीच वाला जगह होगा, एक केंद्रक होगा, और इसके अलावा ये जो जगह दिख रहा है, ये आयतन, ये जो जगह है ये आयतन है, इसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जितनी कोशिकांग मैंने बताया है। कोशिका द्रव के बारे में क्या बातें लिखी जाती है यहाँ पर देखना। कोशिका की जीव अवस्था संबंधित विभिन्न अभिक्रियाएं ही संपन्न होती है। इसका मतलब हुआ कि कोशिका की जीव अवस्था मतलब कोशिका को जीवित रखने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, या विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं, जितने नहीं विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं, वो सारे कोशिका द्रव में होती हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। इसलिए कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव एक प्रमुख स्थान बन जाता है। ठीक है? इसलिए कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव एक प्रमुख स्थान बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि कोशिका को जीवित रखने वाली सारी अभिक्रियाएं, सारी रासायनिक क्रियाएं कोशिका द्रव में ही संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, जंतु, पादप, कवक, शैवाल सभी में पाया जाता है कोशिका द्रव। अच्छा, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं होती हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे मैं बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया,
प्लास्टिड, लाइबोसोम, लाइसोसोम, तारक काय, सूक्ष्म काय, इस सारे के सारे जितने भी झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं, जिसमें राइबोसोम हटा दीजिए, तारक काय हटा दीजिए, सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बच्चों, पादप एवं जंतु कोशिका में कुछ अंतर देख लेते हैं कि पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर हो सकता है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर लिखा गया है, जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है कि जंतु में पाया जाता है? सर, कोशिका भित्ति पादप में उपस्थित होता है और जंतु में अनुपस्थित होता है। लवक, लवक जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है, वो पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जंतु में प्रकाश संश्लेषण की जरूरत ही नहीं है। रसधानी, रसधानी बड़े आकार में उपस्थित होते हैं, मैं अभी दिखाया था। अब पादप कोशिका में देखना, एक बड़ा रसधानी पाया जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यही रसधानी है, यही जिसको घेरा गया है यहाँ। क्लियर है? सॉरी, ओके। अच्छा, जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित होगा और नहीं तो होगा तो छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा रसधानी पाया जाएगा, छोटे आकार में। क्लियर है? अब तारकाय एवं तारक केंद्र की बात करते हैं, तो अधिकांश पौधे होते हैं ना, उसमें तारकाय एवं तारक केंद्र अनुपस्थित रहते हैं। कुछ पौधे हो सकते हैं, निम्न श्रेणी के कुछ पौधे, जिनमें तारकाय एवं तारक केंद्र उपस्थित होता है। जबकि जंतु में, सभी जंतुओं में तारकाय एवं तारक केंद्र उपस्थित होता है। अच्छा, फूड मटेरियल की बात करते हैं। जो भोजन होता है, जनरली पौधा भोजन स्टार्च के रूप में संचयन करता है, अपने शरीर में संचयन करेगा। संचयन मतलब स्टोर करके रखेगा, जमा करके रखेगा। जबकि जो जंतु होता है वो स्टार्च नहीं जमा करके ग्लाइकोजन संचयन करता है। संचयन मतलब जमा करना। उसके बाद हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं, तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कोई पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा तो यहाँ से इधर प्लेट बनेगा और यहाँ से इधर प्लेट बनेगा। उसके बाद कोशिका दो भाग में यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे दो पादप कोशिका बन जाएंगे। जबकि जंतु कोशिका में कंस्ट्रिक्शन होता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा कोशिका है और इसको विभाजन करना होगा, इसमें ना ऐसे कंस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये ना अंदर की तरफ ये धस जाएगा, ये धस जाएगा। अब बाद में दोनों मिल जाएंगे, मिल के दो अलग अलग कोशिका का निर्माण हो जाएगा। एक केंद्रक है। तो बच्चों, ये मोटा मोटी एक ओवरव्यू में दिया हूँ पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर का। जब सारा का सारा ये कोशिका चैप्टर का अध्ययन हम लोग कर लेंगे, तो आप लोग इससे ज़्यादा चीज़ें बता पाओगे कि पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो आज पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर इतने ही रहने देते हैं। कल हम लोग प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया की कोशिका पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, जितना मैं आज पढ़ाया हूँ और कल पढ़ाया हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आप एनसीईआरटी की किताब है उसको बढ़िया से पढ़ लोगे, मेरे वीडियो को बढ़िया से देख लोगे, नोट्स बना लोगे, उसको रिवीजन कर लोगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग आसानी से बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन देखना, मैं इसको आज सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं कल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यही पैटर्न रहता है, कभी सही गलत चुनना रहता है, कभी चार ऑप्शन में से चुनना रहता है, कभी मिलान करना रहता है।
और ये है आपका आंसर की। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके रुक रुक के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। यदि आप चाहते हो कि आपका नीट निकले, चाहे कोई भी कंपटीशन निकले जिसमें नर्सिंग का, चाहे पैरामेडिकल का, चाहे बी फार्मा का, चाहे एग्रीकल्चर का, चाहे वेटनरी का, कहीं भी आप चाहते हैं बायोलॉजी से संबंधित कोई एग्जाम निकले आपका, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूरी है कि आप लोग एनसीईआरटी को रट डालो। ठीक, एनसीईआरटी को 4 बार 5 बार पढ़ डालो, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जो नीट निकालते हैं, जो उनसे सुनना, जितने भी टॉपर होते हैं उनका आप लोग वीडियो देखना, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग नीट में एनसीईआरटी को घोल के पी गए थे, हमको ये डायग्राम कौन से पेज में कितना नंबर डायग्राम है ये याद था। ये कोई सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से पेज में लिखा गया है, वो सेंटेंस का पेज नंबर का पैराग्राफ नंबर याद था। जब तक इतना याद नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, नीट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आई आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बहुत मेहनत लगता है, एक वीडियो बनाने में 4 घंटा समय जाता है। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।